जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे मिसाइल मैन के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, क्योंकि आज है उनका 93वां जन्म दिवस। 93 वर्ष उनके जन्म को मनाया जा रहा है। फिलहाल वो हमारे बीच अब नहीं है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस विशेष को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2010 में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो अब्दुल कलाम जी थे इनका विशेष लगाव छात्रों के साथ रहा। छात्र जीवन भी रहा और छात्रों से लगाव भी रहा, बच्चों से इनका लगाव रहा। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। आपको बता दें कि एपीजे अब्दुल कलाम से एक कार्यक्रम में किसी ने पूछा था कि सर आपने शादी क्यों नहीं की। तब कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे शादी की तुलना में रॉकेट साइंस समझना ज़्यादा आसान लगता है। पूरा हाल ठहाकों से गूंज उठा था। इसके बाद उन्होंने शादी न करने की असल वजह बताई थी। उन्होंने बताया था, क्या वो तो बात की बात है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर और भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का आज 93वां जन्मदिन है, जो मैंने आपको बता दिया। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास मछुआरे के घर में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। कलाम ने एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, लेकिन सिर्फ एक रैंक कम होने की वजह से वो रिजेक्ट कर दिए गए थे, यानी कि उनका पायलट बनने का सपना छूट गया। कलाम 29 की उम्र में डीआरडीओ और 38 में इसरो के वैज्ञानिक बने। इसके बाद भारत की पहली मिसाइल अग्नि बनाई, न्यूक्लियर टेस्ट में बड़ी जिम्मेदारी निभाई और फिर 71 की उम्र में भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर आसीन हुए। इस सफल जिंदगी में उन्होंने शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। वे अक्सर कहते थे कि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो जीवन में जो भी हासिल किया है उसका आधा भी हासिल नहीं कर पाते। उनका मानना था कि शादी और बच्चों की वजह से व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। बाद के दिनों में वो शादी के सवाल का जवाब देने से लगातार बचते रहे। 2006 में जब सिंगापुर में एक बच्चे ने डॉक्टर कलाम से शादी न करने की वजह पूछी तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं कामना करता हूं कि आप सभी को बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले। यानी कि वो भी चाहते थे कि शादी करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, लेकिन वो अपनी बातों को अब जग जाहिर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब उनकी जीवन की गाड़ी आगे निकल चुके थे। कलाम की पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा उनकी यूनिक हेयर स्टाइल थी, जिसे हम तेरे नाम कहते हैं। हालांकि वो स्टाइल अब्दुल कलाम की ही थी। वो अपने लंबे बालों को बीच से मांग निकाल कर रखते थे। अक्सर आप महिलाओं को बीच से मांग निकालते हुए देखते होंगे। वेबसाइट स्पीकिंग ट्री के मुताबिक जन्म से ही अब्दुल कलाम का एक कान आधा था। वो अपने कान को लंबे बालों से ढकते थे। उनकी हेयर स्टाइल का भी एक रोचक किस्सा है। हेयर स्टाइलिस्ट हबीब अहमद ने एक इंटरव्यू में बताया, ये पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के दिनों की बात है। इस प्रोजेक्ट में कलाम इतने व्यस्त हो गए कि महीनों तक बाल कटवाने की फुर्सत नहीं मिली। लंबे बाल और नाखूनों के साथ कलाम पहली बार मेरे सैलून पहुंचे। इससे पहले वो मेरे पिता और भाई से हेयर कटवाते थे या बाल कटवाते थे, हेयर कट करवाते थे। उन्हें लंबे बाल पसंद थे, इसलिए वो उन्हें थोड़ा लंबा ही रखना चाहते थे। मैंने जो स्टाइल दिया उसे रिवर्स ग्रेजुएशन कहा जाता है। यह रॉक स्टार और इमरान खान जैसे तेज गेंदबाजों के बीच बेहद मशहूर था। लंबे बाल माथे पर गिरते हैं। उनकी सुविधा के लिए मैंने आगे के बाल स्टेप में छोटे कर दिए। ये हेयर स्टाइल उनको बेहद पसंद आया। अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने के बाद ज़्यादातर एक ही तरह के कपड़े पहनते हुए लोगों ने देखा। वे एक बंद गले का सूट पहनते थे जिसका कॉलर बीच से कटा हुआ होता था। यह सूट कलाम ने खास तौर पर अपने लिए बनवाया था, इसलिए इसे कलाम सूट भी कहा जाने लगा। दरअसल भारत में राष्ट्रपति को क्या पहनना है इसे लेकर कोई संवैधानिक ड्रेस कोड बनाया नहीं गया है। हालांकि राष्ट्रपति को किसी कार्यक्रम में शामिल होते हुए भारतीय पोशाक पहननी होती है। इसमें शेरवानी और बंद गला मुख्य है। शुरुआत से ही राष्ट्रपति भारतीय पोशाक पहनने की परंपरा को लेकर चलते आ रहे हैं। 20 सालों तक अब्दुल कलाम के लिए कपड़े सिलने वाले करोल बाग के अमन जैन बताते हैं कि जब कलाम राष्ट्रपति बने तो मुझे राष्ट्रपति भवन बुलाया गया। कलाम ने मुझसे कहा कि उन्हें बंद गला पहनना है, लेकिन बंद गले में उनका दम घुटता है। क्या वो इसका कोई अच्छा विकल्प निकाल सकते हैं या दे सकते हैं? तब अमन ने उनके लिए एक सूट तैयार किया। यह सूट बंद गले जैसा ही था। इसमें कॉलर को बीच से हटा दिया गया। यह सूट कलाम को पसंद आया और उसके बाद वे हमेशा यही सूट पहनने लगे। बाद में यह सूट कलाम सूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अमन बताते हैं कि जब कलाम का निधन हुआ तब उनके पास कलाम के लिए
3 सूट बनाने का ऑर्डर था जिसे वे डिलीवर नहीं कर पाए थे। अब्दुल कलाम ने अकादमिक शिक्षा केवल स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन तक की ही पढ़ाई की थी। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की उपाधि ली थी। उनके पास किसी भी विषय में एकेडमिक डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी। हालांकि कलाम को 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने 40 से ज़्यादा मानद डॉक्टरेट की उपाधियां दी थी। इनमें डॉक्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ इंजीनियर जैसी डिग्रियां शामिल हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उनके कामों की वजह से उन्हें मानद डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया था। भारत सहित ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और स्कॉटलैंड जैसे देशों में ने मानद डॉक्टरेट की डिग्रियां दी। कलाम की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का क्या हुआ, इसका भी जिक्र हम आपको कर ही देते हैं। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग के एक कार्यक्रम में कार्डियक अरेस्ट से कलाम का निधन हो गया, यानी कि दिल का दौरा इनका पड़ जाता है। कितनी गजब बात है कि ये व्यक्ति अपना भाषण देते देते इस दुनिया से अलविदा हुए। ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं प्राप्त था, यानी कि कार्य करते हुए चले गए। उनके पूर्व सलाहकार वी पोनराज ने बताया कि बेंगलुरु में उनके पास एक प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने दान कर दी थी। पिता ने उनके नाम जो घर छोड़ा था वो भी उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिया था। कलाम की निधन के समय पर उनके पास 2500 किताबें, 1 हाथ घड़ी, 6 शर्ट, 4 ट्राउज़र, 3 सूट और 1 जोड़ी जूते थे। उनके पास कार, टीवी, यहाँ तक कि अपना फ्रिज भी नहीं था। उनके रोज़मर्रा के खर्च सरकारी पेंशन और किताबों की रॉयल्टी से मिलने वाले पैसों से चलते थे। उनके पास कितनी सेविंग थी इसकी जानकारी नहीं है। कलाम अपने पीछे कोई वसीयत भी नहीं छोड़ गए थे। डॉक्टर कलाम एक एरो स्पेस इंजीनियर थे, यानी कि ऐसे साइंटिस्ट थे जो आसमान में कार्य करते थे। कैसे करते थे आइए बताते हैं। उन्हें रॉकेट propulsion सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल थी। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उनकी ये एक्सपर्टीज़ भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा काम आई। भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV III के डेवलपमेंट का नेतृत्व कलाम ने किया। यह भारत की अंतरिक्ष में पहली बड़ी सफलता थी। 1983 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, के तहत मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई मिसाइलों का विकास किया गया, जिनमें अग्नि मिसाइल जो मध्यम से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है, पृथ्वी मिसाइल कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है, आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, नाग मिसाइल टैंक भेदी मिसाइल होती है। इस कार्यक्रम की सफलता ने भारत को अपनी रक्षा प्रणाली में मजबूती दी और कलाम को मिसाइल मैन कहा जाने लगा। मई 1988 में भारत ने पोखरण 2 प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। इस दौरान डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे। वे DRDO के सेक्रेटरी भी थे। प्रोजेक्ट की सफलता में डॉक्टर कलाम ने राजनीतिक के साथ साथ तकनीकी रूप से भी योगदान दिया था। टेस्टिंग फेज के दौरान वे राजगोपाल चिदम्बरम के साथ चीफ प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। कलाम ने देश के हृदय रोगियों के लिए हैदराबाद के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर B सोमाराजू के साथ मिलकर एक कोरोनरी स्टेंट तैयार किया था, जिसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया था। मेडिकल बाजार और बड़े अस्पतालों में स्टेंट की कीमत 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक थी, जो घटकर 10,000 रुपये तक आ गई। यानी कि एक आविष्कार से सीधे 40,000 रुपये प्रत्येक मरीज को फायदा होने लगा। कलाम राजू स्टेंट के नाम से मशहूर यह स्टेंट पहला स्टेंट था जो भारत में बनाया गया था। इसे हैदराबाद के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में बनाया गया था। राजू बताते हैं कि कलाम इस प्रोजेक्ट में काम करके बहुत खुश थे। वे मानते थे कि डिफेंस तकनीकी का इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर जंग या लोगों को मारने के लिए किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर आए किसी बिल को वापस लोकसभा भेजने वाले कलाम पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होते हैं कि वे पुनर्विचार के लिए कोई बिल भेज सकते हैं, लेकिन आमतौर पर राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते हैं। डॉक्टर कलाम ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को वापस भेज दिया था। वे इसे अपने कार्यकाल का सबसे मुश्किल फैसला मानते हैं। बिल सरकारी पदों पर बैठे लोगों को संसद सदस्यता देने पर रोक न लगाने से संबंधित था। हालांकि इसके बाद लोकसभा में दोबारा इसे पास करके भेजा गया। राष्ट्रपति दोबारा किसी बिल को वापस नहीं भेज सकते, इसलिए कलाम को बिल पास करना पड़ा। राष्ट्रपति के अधिकार होते हैं कि वो एक बार किसी बिल को वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर लोकसभा
फिर से उसे पास करके दोबारा भेजती है तो फिर राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। अपने कार्यकाल में अब्दुल कलाम ने 28 में से सिर्फ 2 मृत्युदंड की दया याचिकाओं पर एक्शन लिया। एक बलात्कारी धनंजय चटर्जी की याचिका खारिज की, जिसके बाद उसे फांसी हो गई। दूसरी, अपनी पत्नी और बच्चों को मर्डर करने वाले आरोपी की दया याचिका मान ली गई। जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो 2 दर्जन से भी ज़्यादा दया याचिकाएं लंबित थीं। इनमें अफजल गुरु की याचिका भी शामिल थी। मृत्युदंड को लेकर कलाम कहते थे, राष्ट्रपति के रूप में उनके लिए मृत्युदंड की पुष्टि के मुद्दे पर निर्णय लेना सबसे मुश्किल काम था। जिन अफजल गुरु की याचिका इसमें शामिल थी, आपको पता है कि उसको जब फांसी होती है तो एक नारा निकलता है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। यानी कि एक आतंकवादी को कुछ कट्टरपंथियों द्वारा समर्थन दिया गया, जबकि उसी ही धर्म समुदाय से जुड़े अब्दुल कलाम ने उसकी फांसी पर कोई भी दया नहीं दिखाई थी। और इसीलिए अब्दुल कलाम को भारत का हर एक राष्ट्रवादी युवा मानता है। डॉक्टर कलाम बच्चों के बीच जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। बच्चों को भी कलाम से काफ़ी लगाव था। भावनगर में एक कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे ने उनसे पूछा था कि आपको बच्चे इतने पसंद क्यों हैं। इसके जवाब में डॉक्टर कलाम ने कहा था कि आपके पास सपने और सवाल करने वाला दिमाग है, साथ ही आपकी मासूमियत, जिज्ञासा, प्रतिबद्धता, ईमानदारी और देश को महान बनाने की चिंता के चलते ही आप बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो इस प्रकार से अब्दुल कलाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ हमने शेयर की, जो आपको मैंने बताया, जो आपके नॉलेज को कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा, उसको बढ़ावा देगा। और अब्दुल कलाम हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वजह से ही आज हमारे पास परमाणु मिसाइल है और भारत को एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जिसने आतंकवादी की दया याचिका को भी खारिज की थी। राष्ट्रपति भले ही शादी न किए हों, पर उनके जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। छात्र अगर हैं आप तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, करंट अफेयर्स या दिवस जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो एमपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हर चीज़ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।